बच्चों, आपके एग्जाम की तैयारी का आज आखिरी दिन है। केमिस्ट्री का एग्जाम कल ही आपका होने वाला है, तो सोचे कि कुछ आपकी मदद यहाँ पर कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि केमिकल काइनेटिक्स का एक अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन लेकर आए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा मैथमेटिकल चैप्टर होता है वो, इसीलिए ध्यान से समझिएगा। केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को एक जनरल कोई रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ रहेगा, याद रखिएगा। अब अगर इसमें रेट का एक्सप्रेशन पूछेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन का रेट में तब हम लोग करते क्या है, यहाँ पर कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल ले लेते हैं, रिएक्टेंट ऑफ साइन माइनस, प्रोडक्ट ऑफ साइन प्लस। जैसे यहाँ पर ए है, तो अगर हम ए के चेंज के हिसाब से अगर हम रेट कैलकुलेट करें रिएक्शन का, तो हम लोग ले लेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी या डी ए बाय डी टी जो करना है। और इसके जो कॉफिशिएंट में होगा उसको हम लोग रेसिप्रोकल में लेकर के, साइन रिएक्टेंट है तो माइनस लगा देंगे। सिमिलरली 1 बाय बी डी बी बाय डी टी, यहाँ पर प्रोडक्ट है तो इसका चेंज पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हम लोग 1 बाय सी डी सी बाय डी टी ले लेंगे। ये क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन। आप डेल्टा वर्ड भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ये कॉफिशिएंट का रेसिप्रोकल तब लेना है जब आपका रेट ऑफ रिएक्शन आपको पूछा जाए। वही अगर डायरेक्ट पूछेगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, मान लो कि रिएक्टेंट दे देगा या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट दे देगा, तो उस केस में आपको कॉफिशिएंट और साइन लेने की कोई जरूरत नहीं है। वहां से आप लोग डायरेक्ट जो कंसंट्रेशन में चेंज हुआ है वो ले लेना है आपको, बट टाइम आपको प्रेडिक्ट कर लेना है। कभी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर कि आप जो है जब रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए या सी, अपीयरेंस ऑफ सी पूछता है तो वहां पर कॉफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसी बात नहीं, रेट ऑफ रिएक्शन लिखते वक्त कॉफिशिएंट को ध्यान रखना है। रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपियरेंस में आपको कॉफिशिएंट में कोई ध्यान नहीं देना है, ठीक है। अब क्या है, अगला आता है लॉ ऑफ मास एक्शन, जो क्या कहता है किसी भी रिएक्शन का रेट जो है वो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है मल्टीपल, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। जिसमें हर एक कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर कुछ पावर होते हैं जो उसके कॉफिशिएंट के बराबर ही होता है, और ये एक्सपेरिमेंटल लॉ है, ठीक है ना। तो ध्यान समझिएगा, ये जो पावर होता है यहाँ पर इक्वल टू आया तो कांस्टेंट के आया, इस कांस्टेंट के को ही रेट कांस्टेंट के बोलते हैं। जो पावर होते हैं ना कंसंट्रेशन टर्म में, इस पूरे इक्वेशन को रेट इक्वेशन अगर हम लोग बोले तो यहाँ पर रेट इक्वेशन में कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर जो पावर्स होते हैं वो पावर्स के सम ऑर्डर कहलाते हैं। यहां से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऑर्डर दे देगा। अब अगर किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर को n मान लेते हैं बाबू, तो उस रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट k का यूनिट अगर आपसे पूछेगा तो डायरेक्ट याद रखिएगा मोल का पावर 1 माइनस n, लीटर का पावर n-1 पर यूनिट टाइम, टाइम जिसमें भी रहे, ठीक है ना। मतलब कि k का यूनिट आप लोग किसी भी ऑर्डर के लिए, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, हाफ ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर के लिए आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो मॉलिक्यूलरिटी एक हाइपोथेटिकल यानी कि मैकेनिज्म, रिएक्शन के मैकेनिज्म के द्वारा अगर ये मालूम चल जाता है कि कौन सा स्टेप स्लो है कौन सा फास्ट स्टेप है, तब स्लो स्टेप में यानी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप आरडीएस होता है उसमें जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं उसके नंबर को मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। मॉलिक्यूलरिटी आपका जो है एक इंटीजर ही रहेगा, जबकि आपका ऑर्डर जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं जिसमें रिएक्शन का रेट केवल एक रिएक्टेंट के एक मोल के कंसंट्रेशन चेंज पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेट कांस्टेंट यहां पर k का एक्सप्रेशन यहां लिया गया है 2.303 बाई टी लॉग ऑफ a बटे a माइनस एक्स, जहां a जो है इनिशियल कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, x जो है वो चेंज है, मतलब कि इनिशियल कंसंट्रेशन ये हुआ, t टाइम के बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो बचा वही है a माइनस एक्स, ठीक है। अब यहां से अगर फर्स्ट ऑर्डर के हाफ लाइफ के बारे में पूछे तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, 0.693 बाई के। हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जितने टाइम में कोई भी रिएक्टेंट अपने इनिशियल कंसंट्रेशन का आधा रह जाता है, दैट इज हाफ लाइफ। यहां सवाल ये भी कह सकता है कोई रिएक्शन में किसी रिएक्टेंट का हाफ लाइफ जो है वो 20 साल है, तो बताइए कितने साल के बाद जो है ये अपने आप का 1/8 हो जाएगा। तो सिंपल है, 20 साल में वो 1/2 होगा, अगले 20 साल में 1/4 हो जाएगा, अगले 20 साल में 1/8 हो जाएगा, यानी कि 60 साल टोटल लगेंगे उसको 1/8 होने के लिए। ये सब कॉमन से सवाल है जिसको कि आप लोग के फॉर्मूला नहीं, सिंपल ब्रेन यूज करके सवाल सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में अगर ग्राफ की बात करें और ग्राफ ऑब्जेक्टिव में भी दिया हुआ रहे तो ध्यान रखिएगा, जब log ऑफ a बटे a माइनस एक्स यानी कि ये वाला जो टर्म है उसके रिस्पेक्ट में यानी उसका ग्राफ का प्लॉटिंग हो टाइम के रिस्पेक्ट में, तो ग्राफ ओरिजिन से आपका स्ट्रेट जाएगा आगे, ठीक है। स्लोप यहां पर जो है tan थीटा वो k बाई 2.303 रह जाएगा। और अगर वही log ऑफ a माइनस एक्स यानी कि log ऑफ नीचे वाला ये वाला चीज जो है यहां का अगर ग्राफ का प्लॉटिंग हो टाइम के रिस्पेक्ट में तो ग्राफ का स्लोप नेगेटिव होता है, ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कि रेट जो है
वो रेट कांस्टेंट के बराबर हो जाता है। मतलब रेट जो है वो इंडिपेंडेंट होता है रिएक्टेंट के इनिशियल कंसंट्रेशन पर, ठीक है, क्योंकि यहां पर जो अपना रोल प्ले करता है, रेट का जो रोल प्ले करता है रेट बढ़ाने घटाने का, वो कैटलिस्ट होता है। जैसे कि अमोनिया का जो है डिकम्पोजिशन जो प्लेटिनम सरफेस पर होता है, तो वहां प्लेटिनम का सरफेस एरिया पर रेट डिपेंड करता है, ना कि अमोनिया के कंसंट्रेशन पर। या HI का जो डिकम्पोजिशन होता है गोल्ड के सरफेस पर, ठीक है। ये सभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के बराबर होता है, तो x/t रेट हो गया, k रेट कांस्टेंट है। यहां से हाफ लाइफ अगर देखें जीरो ऑर्डर का, तो वो a/2k होता है, जहां a इनिशियल कंसंट्रेशन है, k रेट कांस्टेंट है। और ये x/t का, ये अगर x वर्सेस t पर ग्राफ प्लॉट हो, इस तरह से स्ट्रेट लाइन हो ओरिजिन से, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन का ही ग्राफ होता है। अब आपसे सवाल करेगा कि कैटलिस्ट क्या होता है। तो सबसे पहली बात कि रिएक्शन जो है, रिएक्शन का रेट किन किन बातों पर डिपेंड करता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, इससे सवाल डेफिनेटली रहेगा। इसमें सबसे ज्यादा जो चांसेस है वो टेम्परेचर डिपेंडेंसी का चांसेस है। टेम्परेचर रेट कांस्टेंट को किस तरह से प्रभावित करता है, उसके लिए पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, ठीक है। तो यहां पर टेम्परेचर किस प्रकार से रेट कांस्टेंट को अफेक्ट करता है, उसके लिए आपका आर्हेनियस इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, जिसके ओरिजिनल फॉर्मूले को सॉल्व करने के बाद जो है वैल्यू आता है इस तरह से, जो हम लोग का रेट कांस्टेंट में देखते हैं जो अगर टेम्परेचर को T1 से T2 कर देंगे तो रेट कांस्टेंट K1 से K2 हो जाएगा। वो K2 कितना होगा ये निकालने के लिए फॉर्मूला है log K2/K1 बराबर EA बट यानी एक्टिवेशन एनर्जी बाय 2.303 इंटू R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। ये जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला है टेम्परेचर डिपेंडेंसी के आधार पर ये जो सवाल होगा उसके लिए फॉर्मूला है। मींस अगर टेम्परेचर को मान लो कि 200 केल्विन से 210 केल्विन कर दिया जाए तो फिर रेट कांस्टेंट पर क्या इसका असर पड़ेगा, उस पर आधारित ये सवाल होगा, ठीक है। तो यहां पर R जो है वो गैस लॉ कांस्टेंट है, जो कि कितना होता है 8.314 आपको जूल में लेना है, ठीक है। ये तो हो गया आपका सॉल्व। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पर क्या है कि अगर कोई रिएक्शन विदाउट कैटलिस्ट हो रहा है तो आप जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्टेंट की हाई अगर होगी तो वो रिएक्शन बहुत देर के बाद संपन्न होगा, स्लो रिएक्शन होगा। कैटलिस्ट क्या करता है, तो कैटलिस्ट का मेन प्रभाव होता है कि कैटलिस्ट उस रिएक्टेंट की यानी रिएक्शन की जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसको डिक्रीज कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज जब होगी तो ये जल्दी से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी को डाउन करता है। एक्टिवेशन एनर्जी का जो है डेफिनेशन अगर पूछेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, तो ऐसी एनर्जी जो कि किसी भी इनएक्टिव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को एक्टिवेट करने के लिए आवश्यक होती है, उसे हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। कहेगा कि एक्टिवेशन एनर्जी रेट कांस्टेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करता है, तो आप लोग आरएनएस इक्वेशन का ओरिजिनल लिखोगे A इंटू e टू दी पावर माइनस EA बाय RT। यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो रोल है वो स्पष्ट दिख रहा है। एक्टिवेशन एनर्जी अगर यहां से बढ़ेगा, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है ना, तो एक्टिवेशन एनर्जी अगर बढ़ेगा तो K का मान ऑलरेडी डिक्रीज हो जाएगा, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। तो यहां पर एक थ्योरी हो गया। फिर कॉलिजन थ्योरी में आप लोग थ्रेशोल्ड एनर्जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ये दो एनर्जी को तो बढ़िया से आप लोग पढ़ लेना। आई होप इतना करने से आपको जो है केमिकल काइनेटिक्स के थ्योरी का थोड़ा बहुत तो मतलब कि लगभग 70 to 80% नॉलेज तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद तो न्यूमेरिकल्स आप लोग कर ही रहे हो, एनसीईआरटी से देख ही रहे हैं, तो वो आप लोग करते रहो लगातार। और किसी में डाउट है तो आप लोग जरूर पूछो। बेस्ट ऑफ लक।